नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनोखे सबक का तमाचा। रमाकांत जी एक हरियाणा के साधारण से गांव के रहने वाले थे। उनके घर में उनकी पत्नी निर्मला जी, उनका बेटा धीरज, उनकी बहू रागिनी, उनका 8 वर्ष का पोता वंश रहते हैं। आज उनके बेटे धीरज के कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। शायद धीरज और रागिनी में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। रमाकांत जी और उसकी पत्नी विमला जी ड्राइंग रूम में बैठे धीरज के कमरे से आते शोर को सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ध्यान से सुनने पर उन्हें रागिनी की आवाज़ें सुनाई दी, जो धीरज से बोल रही थी कि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर संभालूं या बच्चों को संभालूं या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को संभालूं। मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है और हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं जो उनकी देखरेख के लिए नौकर रख सके। मेरी बात मानो तो तुम उन दोनों को अब वृद्धाश्रम भेज दो। जब तुम्हारा मन हो उनसे मिल लिया करना जाके, और जब उनका मन हो वो यहाँ आ जाया करेंगे मिलने। रागिनी की बातें सुनकर रमाकांत जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, और रमाकांत जी उन दिनों को याद करने लगे थे जब धीरज बहुत छोटा था। कैसे रमाकांत जी ने मजदूरी करके धीरज की परवरिश की, खुद की इच्छाओं का गला घोट धीरज की हर ख्वाहिश पूरी की, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। कभी कभी रमाकांत जी और उनकी पत्नी अपने घर के खर्च कम करके धीरज की स्कूल की फीस भरते थे। खुद भूखे रहते पर धीरज को अच्छे से अच्छा खाना देते थे। अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और आज धीरज एक उच्च अधिकारी के पद पर है। अपने परिवार के साथ बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहा है, तो उनके बूढ़े माँ बाप उसके लिए अब बोझ हो गए। तभी रमाकांत जी के पोते वंश की आवाज़ आई। वंश अपने पापा धीरज से पूछ रहा था, पापा ये वृद्धाश्रम क्या होता है? तो धीरज ने बोला, बेटा वृद्धाश्रम वह होता है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। तो वंश अपनी मासूमियत से बोला, पापा जब आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाओगे तो आप दोनों भी मुझे छोड़ के वृद्धाश्रम चले जाओगे क्या? वंश की बात सुनकर रागिनी गुस्से से वंश पर बरसते हुए बोली, वंश ये क्या तरीका है बात करने का अपने पापा से? कोई ऐसे बात करता है क्या? हम तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर रहे हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हो। वंश रागिनी के गुस्से से थोड़ा सहम गया और नजरें झुकाए धीरे से डरते हुए अपने पापा से बोला, पापा क्या दादा दादी जी ने आपको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया? क्या उन्होंने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की? क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए नहीं जी? वंश की बात सुनकर धीरज अपने बचपन की यादों में खो गया और सारी यादें उसके सामने एक पुस्तक के पन्ने की तरह खुलने लगी। धीरज उन दिनों को याद करने लगा जब धीरज बहुत छोटा था और बड़ी गाड़ियों को देखकर उनमें बैठकर घूमने की जिद करता था। रमाकांत जी धीरज को यह कहकर समझा देते कि जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो अच्छी नौकरी करोगे तो तुम भी ऐसी बड़ी गाड़ी ले लेना और हमें भी अपने साथ घुमाना। मेरे पास तो साइकिल है, अभी इसी से घूम लो। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद थकने के बावजूद भी रमाकांत जी हर रोज़ शाम को धीरज को साइकिल पर घुमाते। हर त्योहार पर जब धीरज नए कपड़े लेने की जिद करता तो रमाकांत जी और उनकी पत्नी खुद पुराने कपड़े पहनते पर धीरज को उसकी पसंद के नए कपड़े दिलवाते। यही सारी बातें याद करके धीरज का मन मायूस हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रागिनी ने जब धीरज की आंखों से आंसू निकलते देखे तो धीरज से बोली, क्या हुआ धीरज? वंश तो अभी बच्चा है, आप भी क्या बच्चे की बातें सुनकर भावुक हो रहे हैं? ये तो नादान है, कुछ भी बोलता है। मैंने जो आपसे कहा है वही कीजिए, जाइए और मम्मी पापा से बात कीजिए। रागिनी की बात सुनकर धीरज गुस्से से रागिनी पर बरस पड़ा, ये कहते हुए कि वंश तो बच्चा है और नादान जरूर है पर न समझ नहीं। रागिनी तुम समझती क्यों नहीं? जो बात एक बेटे की माँ होने के बाद तुम्हें समझनी चाहिए थी वो इस बच्चे को समझ आ गई। अभी वंश ने नादानी में हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही तो तुमने उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझा दिया और तुम्हें उस पर गुस्सा भी बहुत आया।
बल्कि जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है उसका आधा भी हमने वंश के लिए नहीं किया। मेरे पास एक अच्छी नौकरी तो है जिससे हम वंश को अच्छे से पढ़ा सकें और घर का खर्च भी संभाल सकें। मेरे पापा तो मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं और अच्छा कामयाब इंसान बन सकूं जो मैं आज हूं भी। उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ संभालना। ये सब बातें धीरज रागिनी से कहकर मायूस होकर जाने लगा। रागिनी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, जिसने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने तुमसे जो कहा है वही करो बस। रागिनी की बात सुनकर धीरज बोला, अगर मेरे मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा होते तो क्या तुम उन्हें भी वृद्धाश्रम भेजती? नहीं भेजती ना, क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। तो रागिनी बोली, मेरे मम्मी पापा ने अपनी ज़िंदगी में इतना कमाया है कि अपना खर्च उठा सकें और अपनी देखरेख के लिए नौकर रख सकें। तो धीरज बोला, अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास पैसा है तो मेरे मम्मी पापा के पास उनका बेटा है जो उनका ध्यान रख सकता है। मैं अपने मम्मी पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। धीरज के इतने समझाने पर भी रागिनी उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। धीरज और रागिनी की लड़ाई बढ़ती देख रमाकांत जी और उनकी पत्नी निर्मला जी ने वृद्धाश्रम जाने का फैसला ले लिया और अपने कमरे में चले गए अपना सामान लेने। रमाकांत जी और उनकी पत्नी अपना सामान लेकर बाहर आ गए। वंश ने उनसे पूछा, दादा दादी जी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तो रमाकांत जी बोले, हाँ बेटा कहीं नहीं, हम यहीं हैं। तो वंश बोला, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। तो रमाकांत जी बोले, नहीं बेटा तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तो वंश बोला, आप कहाँ जा रहे हो? से ही रमाकांत जी ने वृद्धाश्रम का नाम लिया तभी धीरज आ गया और बोला, नहीं मम्मी पापा आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। जब मैं आप दोनों से कह रहा हूँ कि आप दोनों कहीं नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। तो धीरज की मम्मी बोली, नहीं बेटा तू हमें जाने दे, हमारी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। तभी धीरज भावुक होकर बोला, मम्मी माँ बाप की वजह से कभी बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं होती बल्कि ज़िंदगी बनती है और आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे पास। धीरज रागिनी की ओर देखता हुआ बोला, जिसे जाना है वो जा सकता है। धीरज की मम्मी ने धीरज को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बहू क्यों जाएगी कहीं, वो यहीं रहेगी। तभी रागिनी बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। धीरज अपने ऑफिस चला गया। थोड़ी देर बाद रागिनी अपना और वंश का सामान लेकर आ गई और वंश का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहाँ से। वंश ने जाने से मना कर दिया तो रागिनी वंश को डांटते हुए बोली, चुपचाप चलो मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो गए हो, बड़ों की बातें सुनते ही नहीं। रमाकांत जी और उसकी पत्नी रागिनी को रोकते रहे और समझाते रहे पर रागिनी नहीं रुकी और चली गई। रागिनी के जाने के बाद रमाकांत जी ने धीरज को फोन कर रागिनी के जाने की बात बता दी। तो धीरज आश्चर्यचकित होकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? चलो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए पापा, जाने दो उसे, जब गुस्सा शांत होगा आ जाएगी। इतना बोलकर धीरज ने फोन रख दिया। कुछ समय बाद रागिनी भी वापस आ गई। रागिनी और वंश को देखकर रमाकांत जी और उनकी पत्नी खुश होते हुए बोले, आ गए तुम दोनों। वंश भागकर अपने दादाजी की गोद में चढ़ गया, लेकिन रागिनी बहुत उदास थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गई। धीरज की मम्मी ने रागिनी का सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? रागिनी ने रोते हुए अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के लिए कितना बुरा सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। पर बेटा हुआ क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? तभी वंश बोला, नाना नानी जी तो घर पर थे ही नहीं। धीरज के मम्मी पापा आश्चर्य से बोले, घर पर नहीं थे तो कहाँ गए? तो रागिनी रोती हुई अपनी सास से बोली, पता नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, भैया भाभी ने ढंग से बताया तक नहीं। मेरे भाई भाभी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उन दोनों को घर से निकाल दिया। तभी उसकी सास कहने लगी, पर क्यों?
तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया? तो रागिनी बोली, पता नहीं मम्मी जी, मैं जब घर पर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था, बस बिरजू काका घर के नौकर थे, उन्होंने ही ये सब बताया। धीरज की मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत जी ने धीरज को फोन कर जब ये सारी बात बताई तो धीरज बोला, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, आप रागिनी को बोल दो, वो चिंता न करे, उसके मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, मैं शाम को घर आके सारी बातें बताता हूँ, आप सब परेशान ना होना। शाम को जब धीरज घर पहुंचा तो रागिनी ने धीरज पर सवालों की बौछार करते हुए कहा। रागिनी के सब्र का बांध टूट चुका था। ने बड़े ही व्याकुल मन से धीरज से पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं और आपको ये सब कैसे पता? धीरज रागिनी को शांत करते हुए बोला कि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मम्मी पापा जी मुझे रास्ते में मिले थे। जब मैंने उन्हें सामान के साथ देखा और उनसे पूछा वो कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी और बोले अब हम वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। ये सब सुनकर रागिनी रोने लगी तो धीरज बोला, तुम चिंता मत करो रागिनी, मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और रमाकांत जी कहने लगे, तुम सुबह ही उन्हें अपने साथ घर क्यों नहीं ले आए, उन्हें वृद्धाश्रम क्यों जाने दिया? तो धीरज बोला, पापा मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपने साथ घर चलने के लिए भी कहा, पर वो नहीं माने और बोले हम बेटे के घर नहीं रह सकते, अब जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो हम किसी पर बोझ क्यों बने, हम अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। उनकी बातें सुनकर मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ी देर अकेला ही छोड़ देता हूँ, शाम को आके ले जाऊंगा। तो धीरज के पापा बोले चलो तो हम सब चलते हैं उन्हें लेने के लिए, हम सब उन्हें समझा के अपने साथ ले आएंगे। सब धीरज के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गए। वंशनी जैसे ही वहां अपने नाना नानी जी को देखा तो भागकर उनके पास चला गया और उनसे लिपट गया। रागिनी के मम्मी पापा ने जब रागिनी के साथ उसको वृद्धाश्रम में देखा तो आश्चर्य से पूछा, आप सब यहाँ कैसे? तो रमाकांत जी बोले, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमें सब कुछ सच सच पता है, हम आप दोनों को अब यहाँ नहीं रहने देंगे, आप हमारे घर रहेंगे और हमारे साथ हम सब आपको लेने आए हैं, चलिए। तो रागिनी के पापा बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रमाकांत जी, हमारे साथ जो भी हुआ हमने उसे स्वीकार कर लिया है, अब हम यहीं रहेंगे, हम अपनी बेटी के ससुराल कैसे रह सकते हैं? रमाकांत जी उन्हें शांत करते हुए बोले, ये किस किताब में लिखा है कि बेटे की शादी के बाद बेटी के माता पिता उसके साथ नहीं रह सकते? जब माता पिता जीवन भर अपने बच्चों और उसकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते तो उनके साथ रहने में क्यों? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बस बेटा बन सकता है, बेटी नहीं। अगर किसी के बेटा ना हो तो क्या उसकी बेटी को ये अधिकार नहीं कि वो अपने माता पिता को अपने साथ रख सके? आप इन बातों को छोड़कर चिंता मत कीजिए और चलिए हमारे साथ। तो रागिनी के पापा बोले, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है और ना हमें यहाँ रहना बुरा लग रहा है, यहाँ तो हमारे जैसे कितने लोग हैं। धीरज बीच में ही बोल पड़ा, पापा जी छोटा मुंह बड़ी बात, पर पापा जी मेरा घर जितना मेरा है उतना रागिनी का भी है, और क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है? और अगर ऐसा लगता है कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए तो आप मान लीजिए कि आप अपने बेटे के घर ही जा रहे हैं, दामाद के साथ भी तो बेटे के जैसा ही रिश्ता होता है ना, तो आज से मैं ही आपका बेटा हुआ। धीरज की बातें सुनकर रागिनी के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और दोनों उनके साथ जाने के लिए मान गए। रागिनी के मम्मी पापा रागिनी के ससुराल जाने के लिए मान गए और सबके साथ घर चले गए, पर रागिनी बिल्कुल गुमसुम थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। जब सब घर पहुंचे तो रागिनी की मम्मी ने रागिनी से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब तो हम तुम्हारे साथ घर आ गए हैं। तो रागिनी अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, आप दोनों के साथ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। रागिनी की मम्मी ने रागिनी का सिर सहलाते हुए आश्चर्य से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? तो रागिनी को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ है बेटा, साफ साफ बताओ। तो रागिनी ने अपने मम्मी पापा को वो सारी बातें बता दी जो उसने आज सुबह धीरज से बोली थी।
अपने सास ससुर के बारे में। और फिर रागिनी अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगी और भावुक होकर नजरें नीचे झुकाकर कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा जी। मैंने जो आप दोनों के साथ करने की सोची वही मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ। मेरे मम्मी पापा पर बीती तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी जगह गलत थी। रागिनी की बातें सुनकर रागिनी के मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। बात को संभालते हुए धीरज की मम्मी बोली, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? रागिनी बेटा, घर में ये छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, ऐसी बातों को दिल पे नहीं लेते। हम भी सब भूल गए हैं, अब तुम भी भूल जाओ। तभी धीरज बोला, हाँ रागिनी, मम्मी ठीक कह रही है। और तुम्हारे मम्मी पापा कितने समय के बाद घर आए हैं और तुम भी ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। अब जाओ, जाके खाना बना लो, सबको भूख लगी है। रागिनी खाना बनाने चली गई और धीरज भी अपने कमरे में चला गया। वंश अपने दादा दादी जी और अपने नाना नानी जी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। वंश आज बहुत खुश था, उसके नाना नानी भी उसके साथ रहने वाले थे। अब वंश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी वहाँ आश्रम में कितने सारे लोग थे, क्या उन सब के पास घर नहीं है? उन सब का परिवार नहीं है, उन सब के बच्चे नहीं हैं, सब आश्रम में क्यों रहते हैं? तो वंश के दादाजी बोले, बेटा उन सब के पास घर भी है और उन सब के परिवार भी हैं और बच्चे भी हैं, पर वो सब अपने बच्चों पर बोझ बन गए थे, तो उन सब के बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो वंश बोला, तो दादाजी उनके बच्चे भी उनके साथ यही करेंगे क्या? तो वंश के दादाजी गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में बोले, हाँ बेटा, बच्चे जो माँ बाप के साथ करते हैं वही उनके साथ भी होता है, पर फिर भी लोग इस सच्चाई को नहीं अपनाते, अपनी गलती नहीं सुधारते। आगे वंश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धीरज की आवाज़ आई, वंश अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो अब खाना भी खा लो। धीरज ने वंश के साथ सबको खाने पे बुला लिया। अब धीरज और रागिनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर थी। सभी बहुत खुश थे। वंश भी बहुत खुश था कि अब उसके दादा दादी जी के साथ साथ उसके नाना नानी भी उसके साथ रहते हैं। समय यहीं गुजरता गया। एक दिन रागिनी के पास उसके भाई का फोन आया। फोन सुनते ही रागिनी बहुत हैरान हुई। तो रागिनी की मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ रागिनी, किसका फोन है? पहले तो रागिनी फोन सुनते ही सकपका गई। फिर रागिनी बोली, मम्मी भाई का फोन था, जो रागिनी के भाई की बेटी है, सीढ़ियों से गिर गई, उसे काफ़ी चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटल में है। रागिनी की मम्मी बोली, कौन से हॉस्पिटल में है बेटा, चलो मुझे वहाँ ले चलो। तो धीरज बोला, आप ही क्यों मम्मी जी, हम सब भी चलेंगे आपके साथ। सब ने एक साथ सहमति जाहिर कर दी। सब रागिनी और धीरज के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। रागिनी की मम्मी जैसे ही परी के पास बैठी, परी उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, दादी आप और दादू मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखो ना मुझे कितनी चोटें लगी हैं, मैं सीढ़ियों से गिर गई। आप और दादाजी अगर घर पर होते तो मुझे कभी गिरने नहीं देते। आप दोनों मेरा कितना ध्यान रखते थे, कभी मुझे कुछ नहीं होने देते थे। मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। आप कहाँ चली गई थी दादी? परी की बातें सुनकर उसके दादा दादी जी भावुक हो उठे। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। परी की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। आज परी के मम्मी पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। परी की मम्मी परी की दादी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार किया। परी के पापा भी अपने मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझे आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों के घर से जाने के बाद हमें समझ आया कि माँ बाप के बिना घर कितना अधूरा होता है, घर घर ही नहीं होता। हमारे पास सब कुछ था पर आप दोनों की कमी हमेशा खलती रहती थी। हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए। परी भी आप दोनों को बहुत याद करती थी। ये सारी बातें सुनकर धीरज बोला, आज तुम्हारी बच्ची को इनकी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है,
वरना तुमने तो एक बार पलटकर भी नहीं देखा कि ये दोनों कहाँ हैं। अब मैं इन दोनों को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। आप जब इन्हें घर से निकाल चुके हो तो इन्हें भूल भी जाओ। धीरज की बात सुनकर रागिनी का भाई बोला, ऐसा मत बोलिए जीजा जी, हमें ये तो पता चल गया था कि मम्मी पापा आपके घर पर हैं, पर किस मुंह से माफ़ी मांगने आते। आप ही बताइए मम्मी पापा, आप क्या जब तक हमारे साथ थे हमें आपकी कदर नहीं थी, और आज आप हमारे साथ नहीं हो तो हमें आपकी ज़रूरत है। आप लोगों के बिना हमें पता चला कि बड़े बूढ़ों का घर में होना कितना ज़रूरी है। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं आ सके कभी आप सबसे मिलने, पर आज जब गलती का एहसास हुआ है तो आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप सब हमें माफ़ कर दीजिए। और अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगते हुए घर चलने के लिए बोलने लगा। पहले तो रागिनी के मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर जब परी ने जिद की तो मान गए उनके साथ जाने के लिए। अब दोनों ही परिवार अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ समय बाद एक दिन धीरज अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उन्हें सामने देख धीरज ने गाड़ी को रोक दिया और हड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर निकला और बूढ़ी अम्मा से बोला, आप ठीक तो हैं ना अम्मा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वो अम्मा बोली, नहीं बेटा, चोट नहीं लगी मुझे, मैं एकदम से गाड़ी के आगे आ गई। वो क्या है कि मुझे सही से दिखाई नहीं देता। धीरज ने जब उनका हुलिया देखा तो अम्मा के पास कुछ सामान भी था एक बैग में। धीरज ने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही हैं क्या अम्मा? चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है आपको? तो वो अम्मा बोली, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही धीरज ने आश्चर्य से पूछा, वृद्धाश्रम? क्यों माँ जी, आपका घर कहाँ है? तो वो अम्मा बोली, अब मेरा कोई घर नहीं है, जो था अब वो बेटों का हो गया है और अब मैं भी उन पर बोझ बन गई हूँ। धीरज को ये सब बात सुनकर गुस्सा आ गया, पर अपने गुस्से को शांत करते हुए अम्मा से बोला, माँ जी अब तो रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी आप? अभी मेरे घर चलो, आपको भूख भी लग रही होगी, सुबह आप जहाँ भी कहेंगी मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। तो वो अम्मा बोली, पर बेटा न मैं तुम्हें जानती हूँ और न तुम मुझे जानते हो, तो मुझे अपने घर कैसे ले जाओगे? क्या तुम्हारे घर वाले एतराज़ नहीं करेंगे? तो धीरज बोला, माँ जी आप मेरी माँ जैसी हो और एक बेटे के लिए इतनी जान पहचान काफ़ी है, चलो आप मेरे साथ। धीरज उन अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गया। जब धीरज उनके साथ घर पहुंचा तो सब धीरज के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। धीरज के पापा ने उससे पूछा, ये कौन है बेटा? तो धीरज ने उन्हें सारी बात बता दी। तो धीरज के पापा जी बोले, ये तो तूने अच्छा किया जो इन्हें अपने साथ ले आया। रात का खाना खाने के बाद सब उन बूढ़ी अम्मा के साथ ही बैठे हुए थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया उनके दो बेटे हैं। एक बड़ा बेटा तो बाहर कंपनी में काम करता है, तो उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ वहीं रहते हैं, और दूसरा छोटा बेटा टीचर है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहीं रहता है। धीरज ने वंश से कहा, चलो बेटा अब जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, और अपनी मम्मी से बोलो आप माँ जी को अपने साथ सुला लें और वंश पापा के पास सो जाएगा। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। धीरज कुछ खोया खोया सा था, तो रागिनी ने धीरज की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आप गुमसुम से बैठे हो। तो धीरज बोला, कैसी दुनिया है ये रागिनी, दो दो बेटों के होते हुए भी माँ रात में दर दर भटक रही है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय धीरज रागिनी से बोला, आज मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ रात के खाने पर आ रहा है, तो समय से तैयारी कर लेना। रागिनी बोली, ठीक है। ऑफिस जाते हुए धीरज उन अम्मा से बोला, आइए माँ जी अपना पुराना चश्मा दे दीजिए, आज मैं आपका चश्मा नया बनवा के लाता हूँ। तो वो बोली, बेटा तुम तो आज मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले थे ना? तो धीरज हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं, आप अभी कुछ दिन हमारे साथ रहिए और तब तक आपका नया चश्मा भी आ जाएगा। धीरज अम्मा से उनका पुराना चश्मा लेकर चला गया।
शाम को धीरज अपने दोस्त संजय और उसकी पत्नी पारुल के साथ घर पर पहुंचा और अम्मा की ओर चश्मा बढ़ाते हुए बोला, ये लो माँ जी, आपका नया चश्मा। अम्मा को देखते ही संजय बोला, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? सबने संजय को आश्चर्य से देखा तो धीरज बोला, माँ जी तुम्हारी माँ है? संजय, पर तुम्हारे मम्मी पापा की तो मृत्यु हो चुकी थी। अम्मा संजय को छूकर देख रही थी और खुश होते हुए बोली, तुम तो संजय? हाँ माँ, मैं संजय। संजय ने सबको बताया कि जब मम्मी पापा की मृत्यु हुई तो मैं अनाथ हो चुका था और मेरा अपना कोई नहीं रहा। तब उनके पति रामलाल जी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुंचाया और मेरी पढ़ाई का खर्च भी देते रहे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ और तब से ही मैं उन्हें पिताजी और उन्हें माताजी बोलता हूँ। संजय ने अम्मा जी से पूछा, पर माँ आप यहाँ कैसे? तो अम्मा ने उन्हें बताया कि बड़ा बेटा और बहू तो यहाँ रहते नहीं और छोटी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो मैं वृद्धाश्रम जा रही थी। रास्ते में धीरज की गाड़ी से टकरा गई और वो मुझे घर ले आया। संजय की पत्नी पारुल बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अब आप हमारे साथ रहना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। संजय भी तो आपके ही बेटे हैं, तो अब आप हमारे साथ रहेंगी। तो अम्मा बोली, नहीं बेटा, तुम मुझे वृद्धाश्रम में ही छोड़ आओ। तो संजय बोला, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस मेरे साथ चलेंगी। संजय के बहुत समझाने पर अम्मा उनके साथ रहने के लिए मान गई। रात का खाना खाने के बाद जब संजय अपनी माँ को लेकर घर जाने लगा तो धीरज बोला, संजय तुम्हें इनका घर पता है क्या? कहाँ रहते हैं इनके बेटा बहू? तो संजय कहने लगा, हाँ पता है, पर क्यों? तो बोला, उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाना ज़रूरी है। अब तुम घर जाओ, कल बताता हूँ क्या करना है। अगले दिन सुबह धीरज रामलाल जी के घर पहुँच गया। बेल बजाई तो गेट उनके छोटे बेटे ने खोला। धीरज ने पूछा, क्या ये रामलाल जी का घर है? तो वो बोला, जी हाँ, पर आप कौन? तो धीरज घर के अंदर झांकता हुआ बोला, जी मैं वो एक पॉलिसी कंपनी से आया हूँ। आपके पिताजी ने आपकी माताजी के नाम एक पॉलिसी करवाई थी, वो अब पूरी हो गई है, उसी के पैसे देने हैं। आप माँ जी को बुला देंगे क्या? पैसों का नाम सुनते ही रामलाल जी का बेटा खुश होकर बोला, वो तो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिन के बाद आएंगी, कहीं गई हुई है। तो धीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। तो रामलाल जी की बहू बोली, कुछ दिन बाद क्यों आना है, आप हमें दे दीजिए, हम माँ जी को दे देंगे। आप क्यों बार बार परेशान होते हैं, हम उनके अपने ही हैं, कोई गैर नहीं। तो धीरज बोला, नहीं मैं उन्हें ही दूंगा, ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। तो रामलाल जी की बहू बोली, हम ऐसे ही कोई नहीं हैं, उनके बेटा बहू हैं, आखिर माता पिता की सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के लिए ही तो होती है। इतना कहने पर संजय माँ जी को लेकर उनके बेटा बहू के सामने खड़ा हो जाता है। माँ जी के बेटा बहू उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आप कौन हैं? उन्होंने संजय से सवाल किया। संजय बिना किसी के सवाल का जवाब दिए माँ जी को अपने साथ अंदर ले आया। संजय के साथ माँ जी को देखकर उनके बेटे ने आश्चर्य से दोबारा फिर से सवाल किया, तुम कौन हो और माँ तुम्हारे साथ कैसे? तो संजय बोला, एक माँ अपने बेटे के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी? तो रामलाल जी के बेटे ने आश्चर्य से कहा, बेटा? तो संजय बोला, हाँ बेटा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, उनके 2 बेटे हैं जिसमें से एक मैं हूँ। फिर अम्मा ने उन्हें संजय के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर संजय बोला, शर्म नहीं आई उस माँ को घर से निकालते हुए जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरों के घर जा जा के काम कर तुम दोनों भाइयों को आगे पढ़ाया और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। जो आज तक तुम्हारे लिए जीती रही वो माँ आज तुम्हारे लिए बोझ हो गई। रामलाल जी का बेटा और बहू शर्मिंदगी से सिर झुकाकर सारी बातें सुन रहे थे। फिर धीरज बोला, अगर यही सब आपके बच्चे आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा? रामलाल जी के बेटे और बहू ने माँ जी के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास है, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। तो धीरज बोला, आगे से मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, अब माँ मेरे साथ रहेंगी। तो रामलाल जी का बेटा बोला, माँ
क्या आप हमें माफ़ नहीं करेंगी? तो माँ जी बोली, एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ होती है, मैं भी नहीं हूँ तुमसे नाराज़, पर अब मैं धीरज के साथ ही रहूंगी। संजय माँ जी को अपने साथ लेकर चला गया। अम्मा जाते जाते यही सोच रही थी कि जिसके लिए मर मर के जीती रही, उनके लिए मैं बोझ हो गई, और जिसे ज़रा सा सहारा दिया उसने पलकों पे बिठा लिया। और रामलाल जी के बेटे और बहू इसी पछतावे में रहे कि उन्होंने जो किया वो कितना गलत था। इस कहानी में तीन बुजुर्गों की स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें तीनों माता पिता बेघर होने से बच गए, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई माता पिता बच्चों की जुल्मों का शिकार हो जाते हैं और दर बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।